प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 59 को देखेंगे बच्चों, जो कि 23 नवंबर 2020 के लिए है। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। बच्चों, ये जो हमने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है प्रकाश, उसी का एक्सटेंशन है। उसी के कॉन्सेप्ट्स को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इस वाले चैप्टर में आपके यूज़ होंगे। तो देखो, सबसे पहला शब्द है अपवर्तन, या आपने पीछे वाली चैप्टर में पढ़ा है। अपवर्तन कब होता है प्रकाश का? जब कम से कम दो माध्यम हो। प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके रास्ते, वो अपने रास्ते से थोड़ी सी या तो अभिलंब की तरफ आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो देखो, यहाँ दिया हुआ है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से, पथ यानी रास्ता, अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म क्या है? कांच का बना हुआ होता है मुख्यतः प्रिज्म, और इसमें दो त्रिकोणीय आधार होते हैं, दो त्रिकोण जैसी संरचना होती है, और तीन होते हैं इसमें आयताकार संरचना। तो यहाँ देखो दिया हुआ है प्रिज्म। प्रिज्म यह सामान्यतः कांच का बना हुआ होता है। इसमें दो त्रिकोणीय आधार होते हैं, यानी कि दो त्रिकोण जैसी संरचना होती है उसी में बनी हुई। इस तरीके से दिखाई देता है अगर आप आगे से देखोगे उसको तो। और तीन आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रिज्म। अब दिया हुआ है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है? देखो यहाँ आपके दिया हुआ है प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण क्या है? दो जो आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अब हमने अपवर्तन क्या देखा था पिछले वाले अध्याय में, पिछले वाले चैप्टर में हमने आयताकार स्लैब से हमने अपवर्तन देखा था। लेकिन आज हम प्रिज्म से अपवर्तन को देखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो देखो बच्चों, दिया हुआ है प्रिज्म से अपवर्तन। हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? तो हमने याद करो, हमने कैसा पढ़ा था? हमने पढ़ा था आयताकार स्लैब से जब अपवर्तन पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था कि ये है हमारा आयताकार स्लैब। जब एक तिरछी प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अब ये हमारा क्या है? वायु है। और ये क्या है? ये कांच है हमारा। तो क्या होगा? विरल माध्यम है वायु और सघन माध्यम है क्या? कांच। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो क्या होती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की तरफ आ जाएगी। फिर यहाँ से ये क्या है? सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमने क्या देखा था? ये है हमारी आपतित किरण, ये है हमारी अपवर्तित किरण, ये वाली, और ये है हमारी निर्गत किरण। तो हमने देखा था कि जो आयताकार स्लैब है उसमें जो दिशा है आपतित किरण की, ये देखो, वही दिशा होती है किसकी? निर्गत किरण की। यानी कि दोनों की दिशा क्या होती है? समान होती है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। देखो प्रिज्म में क्या अलग होता है? तो देखो, प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है, अलग होती है। और इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है। क्या होती है? तो वो होता है विक्षेपण। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं प्रिज्म से किस तरीके से अपवर्तन होता है। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारा प्रिज्म, और यहाँ देखो ये है हमारा ABC प्रिज्म। ये क्या है? ये प्रिज्म का कोण है। ये देखो, ये है आपतित किरण। ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ वो क्या है? अभिलंब है। अब क्या हुआ? क्योंकि बाहर क्या है? एयर है, वायु है। वायु से कहाँ जा रही है प्रकाश की किरण? कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है। तो क्या होगा? ये अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। ये जो अब ब्राउन कलर की लाइन देख रहे हो, ये क्या है? ये है हमारी अपवर्तित किरण। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है अपवर्तित किरण। अब क्या है? यहाँ कांच है और ये है वायु, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण। ये ग्रीन कलर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं वो क्या है? अभिलंब है। तो क्या होगा?
प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये वाली जो ब्राउन वाली आप लाइन देख रहे हो वो है क्या, हमारी निर्गत किरण। तो ये है हमारी निर्गत किरण और अभिलंब से ये दूर हट गई है। अगर हमारा ये प्रिज्म नहीं होता तो हमारी आपतित किरण क्या होती, ऐसे सीधी निकल जाती है। ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, आपतित किरण बिना विचलन के सीधे चली जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, तो हमारी जो फाइनली जो हमारी निर्गत किरण है वो हमारी कहीं और निकल गई है। देखो ये है, अगर हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, तो यहाँ जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। तो याद रखेंगे विचलन कोण या विक्षेपण कोण भी कहते हैं। देखो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है बच्चों। ये क्या है, यहाँ सिंप्लीफाइड व्यू में बताया गया है कि ये है हमारी आपतित किरण, फिर अपवर्तन के बाद ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण, फिर फाइनली जब वो बाहर निकल रही है तो वो है निर्गत किरण। निर्गत किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है, और अगर हमारा ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे निकलती। इन दोनों के बीच के एंगल को हमने कोण को कहा है विचलन कोण। अब देखो यहाँ कह रहा है विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि विक्षेपण में क्या होता है। विक्षेपण में जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में, जो कि है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश, ये देखो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे पड़ता है, तो प्रिज्म हम जानते हैं जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रिज्म क्या कर देता है, इन 7 रंगों को क्या कर देता है, बिखेर देता है, खोल देता है, विभक्त कर देता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। और इस कारण हमें 7 रंग दिखाई देते। देखो ये हमारा क्या दिया हुआ, ये विबग्योर, ये हमें 7 रंगों का एक पैटर्न दिखाई देता है, बैंड दिखाई देता है। इन्हीं वर्णों के बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो याद रखना है, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो 7 रंग हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो टेबुलर फॉर्म में, तो ये जो 7 रंग हैं इनके अलग अलग तरंग दैर्घ्य होते हैं। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है बच्चों। इसमें साउंड वाले चैप्टर में, ध्वनि वाले चैप्टर में, बिल्कुल जैसे ध्वनि में तरंग दैर्घ्य होता है उसी तरीके से आप प्रकाश का भी तरंग दैर्घ्य देखते हैं। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखो ये है हमारा क्रेस्ट, फिर देखो ये आ रहा है क्रेस्ट, तो 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लैम्डा से हम उसको लिखते हैं। तो देखो धीरे धीरे करके रेड से वॉयलेट तक आते आते धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 क्रेस्ट के, ये जो ऊंचा सा आप देख रहे हो इस तरीके से, ये जो देख रहे हो इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रॉ कहते हैं, ये नीचे वाले को ट्रॉ कहते हैं। ये हमारा क्रेस्ट है। तो 2 क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं लैम्डा या तरंग दैर्घ्य। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम रेड से नीचे आ रहे हैं वॉयलेट की तरफ, हमारा क्या हो रहा है, लैम्डा या फिर तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। देखो वॉयलेट में आप देखिए, बैंगनी में देखिए क्या है, तरंग दैर्घ्य छोटा है, सबसे छोटा है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते क्या होता है, तरंग दैर्घ्य हमारा छोटा होता चला जाता है। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा कि रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे कम होता है। तो यही कह रहा है कि सूर्य स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है, वही यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ होता है। हर रंग का अपना अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। और सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित जो सभी वर्ण होते हैं, सभी जो रंग होते हैं, वो अलग अलग कोण पे मुड़ते हैं। देखो यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे हर कलर जो है वो अलग अलग कोण पे मुड़ा है। सबसे कम कोण किसका है, रेड वाले का। देखो सबसे ऊपर रेड वाली लाइन बनी हुई है, रेड कलर है। तो सबसे जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी वो सबसे कम छोटा कोण बनाएगा। ऐसे आप याद रखिए। तो सबसे
छोटा कोण कौन बनाएगा, रेड कलर बनाएगा, और सबसे बड़ा कोण कौन बनाएगा, विचलन कोण कौन बनाएगा, वॉयलेट बनाएगा, यानी बैंगनी बनाएगा। तो यहाँ पर आपके ये वाला दिया हुआ है क्या, फॉर्मूला एक तरीके से समझ लो, दिया हुआ है क्या, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि विचलन कोण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तरंग दैर्ध्य के, यानी तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो विचलन कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसका विचलन कोण कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन कोण ज़्यादा होगा। तो देखो तरंग दैर्ध्य कम, सबसे कम किसका है, वॉयलेट का है सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो उसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे वॉयलेट सबसे नीचे में है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ देखो तो वही दिया हुआ है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर क्या होते हैं, मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं, प्रिज्म से निकलते हैं, और हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इसी चीज़ को जो यहाँ आपको बताया गया है, यही लिखा हुआ है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, सबसे अधिक मुड़ता है। अब और एक चीज़ जो आपको देखनी है, आप सब इंद्रधनुष को आप सब ने देखा होगा। तो बच्चों जो इंद्रधनुष की घटना है, इंद्रधनुष जो हम देखते हैं आकाश में, वो भी क्या होता है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही होता है। तो जो इंद्रधनुष है वो क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, 7 रंगों में हमें दिखता है, विभक्त हुआ जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें दिखाई देता है। ऐसा कब होता है, कब देखते हैं, बारिश के बाद देखते हैं, जब वातावरण में जल के कण होते हैं, जल बूंदें होती हैं, वो जो जल की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, आप सोच रहे होगे कि हमेशा तो दिखाई नहीं देता हमें, हर बारिश के बाद तो हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। तो बेटा आप इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उस बात को आप पढ़ोगे अच्छे से, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। आपके लेवल पे यहाँ जितना दिया हुआ है मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है, यह वातावरण में, इंद्रधनुष को पढ़ रही हूँ मैं, यह वातावरण में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। तो इंद्रधनुष कैसे होता, कैसे बनता है, तो जो वातावरण में जल की बूंदें होती हैं उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो जल की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और क्या होता है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है, जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। तो और क्या दिया हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है, देखो यहाँ इस वाले डायग्राम को आप देखेंगे, और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले डायग्राम को याद भी रखोगे। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब, देखो ये बूंद है प्रकाश की, नीले रंग की जो है वो जल की बूंद है, सॉरी प्रकाश की नहीं, जल की बूंदें हैं। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है तो क्या होता है, वो उसका क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है, और ये देखो ये 7 रंगों में वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले यहाँ पर होता है क्या, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक यानी कि अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर नहीं निकल जाएंगी, बल्कि बूंद के ही अंदर क्या होगा, उन सारी जो रंगें, सारे जो रंग हैं उनका क्या हो जाएगा, आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर परावर्तन की घटना होती है। अब फिर यहाँ पर जब इस वाली सतह पर टकराती है, बूंद की इस वाली सतह पे ये जो परावर्तित सारे रंग हैं सूर्य की किरणों के, वो जब यहाँ पर पड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर से अपवर्तन हो जाता है। यानी क्या हुआ, पहले यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, फिर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और फिर अपवर्तन हुआ। और वो जो अपवर्तित सारी किरणें हैं वो हमारे आँखों पे पड़ती हैं, तो हमें वो क्या होता है, ये पूरा ये जो 7 रंग का स्पेक्ट्रम है वो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंद्रधनुष देखेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए और हमारे आगे जल की बूंदें होनी चाहिए। उसी स्थिति में हमें दिखाई देता है इंद्रधनुष, यानी कि सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए, जो व्यूअर है जो देख रहा है उसके पीछे होना चाहिए सूर्य। तो ये समझ गए आप इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष की घटना भी क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रकाश का विक्षेपण है, जिस कारण कि हमें प्राकृतिक रूप से एक पूरे जो कलर्स है 7 कलर्स उनका हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है।
तो आओ बच्चों, क्वेश्चंस को हम करते हैं बेटा। सबसे पहले दिया हुआ है प्रकाश का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो किस प्रकार भिन्न है, ये आपके वर्कशीट में दिया हुआ है बेटा। तो किस प्रकार से भिन्न है, तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा भिन्न कैसे है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। तो ये हो जाएगा बेटे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आओ बच्चे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल आपको लिखना, ये जो पूरा है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा और साथ के साथ ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बेटा ये। थर्ड क्वेश्चन है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपके यहाँ दिया हुआ है, देखो ये वाला लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपके कह रहा है कि किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण हम किसे कहते हैं। तो विक्षेपण कोण हम किसे कहते हैं, तो जो अगर प्रिज्म नहीं होता तब जो आपतित किरण सीधी गुजर जाती तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण या विक्षेपण कोण कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।